साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग केंद्र सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण KBLPA का गठन किया है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण और एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। यह जो आपका केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण है, इसका गठन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के अंग के रूप में किया गया है तथा इसमें पर्यावरण, विद्युत और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे और परियोजना के लिए सभी केंद्रीय निधियां जो है वो आपका केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के माध्यम से भेजी जाएंगी। अब जो राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया, इसके बारे में बात करें तो इसकी अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सचिव करेंगे तथा इसके कार्य क्या है, तो यह केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के लिए मूल प्रशासनिक नीतियों, उपनियमों और मानदंडों को मंजूरी प्रदान करेगी। साथ ही यह वार्षिक बजट और वित्तीय विवरणों का अनुमोदन और जांच करेगी। तीसरा, यह कार्यान्वयन के स्तर पर परिचालन से जुड़े किसी भी मुद्दे को हल करेगी। इसकी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए और इसमें कुल सदस्यों का 2/3 का कोरम या गणपूर्ति होगा। अब केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में बात करें तो देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है यह नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान NPP के तहत पहली परियोजना है। इसे राष्ट्रीय परियोजना माना गया है। अब देखिए, इसमें क्या किया जाएगा, तो इस परियोजना के तहत केन नदी का जल बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, किस नदी का पानी किस में जा रहा है, तो केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल की 12 मासी कमी को दूर करना है। यह क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। इससे जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे केन नदी पर बनने वाला दौधन बांध। तो ध्यान रखिए, कौन सा बांध बन रहा है, दौधन बांध आपका केन नदी पर। तो दौधन बांध से पन्ना टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्र का लगभग 7.6% भाग जलमग्न हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इससे कौन सा टाइगर रिजर्व प्रभावित होगा, तो पन्ना टाइगर रिजर्व। कुछ अन्य चीजों को देखें तो देखिए, दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी नाम की 5 अन्य नदी जोड़ो परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR के प्रारूप को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल CPO पर कृषि उपकर को 7.5% से घटा करके 5% कर दिया है। 7.5 से घटा करके 5% कर दिया है। तो देखिए, यह निर्णय वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि के कारण लिया गया है। इससे घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में और बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा। कृषि उपकर में की गई कमी से घरेलू खाद्य तेल उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे घरेलू तेल शोधन या रिफाइनिंग उद्योग को तेल शोधन के लिए कच्चे तेल का आयात करने में लाभ होगा। इसके साथ ही यदि हम बात करें कृषि अवसंरचना और विकास उपकर के बारे में या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के बारे में, तो इसको कृषि उपकर के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कृषि उपकर का पूरा नाम क्या है, कृषि अवसंरचना और विकास उपकर। यह एक ऐसा कर है जिसे सरकार कृषि उपज के वाणिज्यिक उत्पादन पर लगाती है। किस पर लगाती है, वाणिज्यिक उत्पादन पर। ध्यान रखिएगा। अब भारत में खाद्य तेल से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उनकी बात करें तो कच्चे तेल और स्वर्ण के बाद खाद्य तेल भारत का तीसरा सर्वाधिक मूल्य वाला आयात है। भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत अपने घरेलू मांग का 2/3 हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। इसकी वार्षिक लागत $10 अरब तक है। वनस्पति तेलों के आयात में 70% हिस्सा जो है पाम ऑयल या ताड़ के तेल का आयात है। पाम तेल की मांग इसकी कम कीमत और उपलब्धता से प्रेरित है। इसके अलावा इसे सरसों, नारियल, मूंगफली और तिल के तेल के साथ मिश्रित करके भी उपयोग किया जा सकता है। भारत पाम तेल के कुल वैश्विक उत्पादन का 10% उपभोग करता है। आयात की आवश्यकता क्यों होती है, तो भारत विश्व भर में तिलहन उत्पादन में लगभग 10% का योगदान देता है। इसके बावजूद खाद्य तेलों की मांग घरेलू उत्पादन की तुलना में काफी अधिक है। इससे आयात पर निर्भरता हमारी कितनी है, 60% बढ़ जाती है। आवश्यकता हमें 60% की है तो निर्भरता हमारी बढ़ जाती है। अब यहां बात कर लेते हैं घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए जो कुछ उपाय हैं, उनमें राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन द्रिपाल पाम ऑयल का जो है क्रियान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पाम ऑयल क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। तीसरा, तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। चौथा, तिलहन के लिए बफर स्टॉक का निर्माण किया गया है। और पांचवा, तिलहन फसलों का क्लस्टर आधारित प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। भारत अपने पड़ोसी देशों में भी जीनोम अनुक्रमण सुविधाओं का विस्तार करेगा। तो देखिए, भारत ने कोविड-19 ग्लोबल एक्शन मीटिंग में कहा है या घोषणा की है, जिसके अनुसार वह जीनोम अनुक्रमण और निगरानी के लिए प्रयोगशालाओं के भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, यह शॉर्ट में
INSACOG नेटवर्क कहा जा सकता है का अपने पड़ोसी देशों में भी विस्तार करेगा। यह जो आपका जीनोमिक्स कंसोर्टियम है INSACOG, यह SARS-CoV-2 में जीनोमिक विविधताओं की निगरानी के लिए गठित 38 प्रयोगशालाओं का एक संघ है। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय एवं जैविक प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया है। यह निर्णय कोविड-19 वैश्विक कार्य योजना में भारत की योगदान को देखते हुए लिया गया है। इसके अतिरिक्त वैश्विक कार्य योजना की बात करें GAP की, तो वैश्विक कार्य योजना कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए वैश्विक कार्रवाई के समन्वय पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें विशेष रूप से टीकाकरण, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करना आदि शामिल है। ये जो आपका वैश्विक कार्य योजना GAP है, इसको क्वाड ने शुरू किया था। क्वाड में 4 देश हैं आपके, भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखते हैं, जीनोम अनुक्रमण में एक जीनोम में DNA न्यूक्लियोटाइड्स या क्षारों के क्रम का पता लगाया जाता है। जीनोम में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन का एक क्रम होता है जो एक जीव का DNA बनाते हैं। जीनोम एक जीव में आनुवंशिक सूचनाओं का एक पूरा सेट होता है। जीनोम अनुक्रमण के जो एप्लीकेशंस हैं, इसके एप्लीकेशन में क्या शामिल है, तो दुर्लभ रोगों के जीनोमिक्स कारणों की पहचान करना, वायरस के प्रसार और विकास की समझ में सुधार करना, आनुवंशिक उत्परिवर्तन की पहचान करना, रोगों के प्रति जनसंख्या स्तर पर पूर्वाभास के बारे में सूचित करना। जीनोम अनुक्रमण के लिए की गई जो विभिन्न पहले हैं, उनमें आपका इंडिजन कार्यक्रम शामिल है और जीनोम इंडिया परियोजना जो कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये 2 पहले काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं, चरम मौसम की घटनाओं का सर्वाधिक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा है। तो देखिए, हाल के वर्षों में फसलों को हुए नुकसान और क्षति पर सरकार के आंकड़ों को निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे पहला, वर्ष 2016 से भारी वर्षा और बाढ़ सहित जल मौसम विज्ञान हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल संबंधी आपदाओं के कारण 36 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। किसानों को 29,939 करोड़ रुपए की हानि हुई है। जलवायु परिवर्तन और आपदाएं कृषि को कैसे प्रभावित करती हैं उसको समझ लें। तो पहली चीज क्या होती है, इससे उपज में गिरावट दर्ज की जाती है। जैसे अधिक भीषण गर्मी, बाढ़ और सूखे से उपज में गिरावट होती है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार आपदाओं के कारण विश्व में पहले से ही संभावित फसल और पशुधन उत्पादन की 4% तक की हानि हो चुकी है। दूसरा, मत्स्यिकी पर प्रभाव क्या होता है, मछली पालन पे। तो देखिए, जल के तापमान में परिवर्तन जल को आक्रामक प्रजातियों के लिए अनुकूल बना देता है। इससे मछली की कुछ प्रजातियों के विचरण क्षेत्र या जीवन अवधि में बदलाव आ जाता है। तीसरा, पशुधन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह पशुधन के समक्ष दोहरा संकट पैदा करता है। प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत उन्हें अधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है और अप्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत उनकी खाद्य आपूर्ति की गुणवत्ता में गिरावट आती है। चौथा है, फसल हानि के कारण मुद्रास्फीति। तो एशियाई विकास बैंक के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति में 1% की वृद्धि से शिशु और बाल मृत्यु दर में 0.3% तथा अल्प पोषण में 0.5% की बढ़ोतरी होती है। अब सरकार द्वारा जो किए गए उपाय हैं उनकी बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसून मिशन आरंभ किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रम में मानसूनी वर्षा के लिए एक अत्याधुनिक गतिशील पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करना है। दूसरा, मौसम प्रणालियों पर डेटा के विश्लेषण, परिष्कृत पूर्वानुमान, प्रतिरूपण अर्थात मॉडलिंग आदि के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, संसदीय समिति ने निष्पादन कला और ललित कला परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स की शिक्षा में सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इस संसदीय समिति की सिफारिशें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कला को शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत करने का समर्थन करती है। शिक्षा में कलाओं को एकीकृत करने का महत्व क्या है, तो पहला, सीखने के जीवंत और प्रयोगात्मक परिवेश का विकास होता है। दूसरा, प्रत्येक छात्र का समग्र विकास होता है, जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक। इससे परिकल्पना, अभिव्यक्ति, संचार कौशल, दृश्यावलोकन, रचनात्मकता, परिदृश्य निर्माण एवं रचनात्मक समस्या समाधान का विकास होता है। इसके अलावा विविधतापूर्ण, आलोचनात्मक और चिंतनशील सोच के विकास में भी मदद मिलती है। सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय संपदा के रूप में समझने की क्षमता, मतलब जो छात्र की क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त यह दिव्यांग बच्चों में संवेदी और अन्य कौशलों के विकास के लिए सहायक है। इससे उन्हें सीखने की प्रक्रिया की मुख्य धारा में तेजी से शामिल किया जा सकता है। साथ ही यह अलग अलग परिप्रेक्ष्यों और दृष्टिकोणों के विकास में मदद करती है। अब इस समिति की जो कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो कक्षा 10 तक कला शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। दूसरा, कला शिक्षा में
भारतीय लोक कलाओं और स्थानीय परंपराओं जैसे कि लोक कथाओं, कहानियों, नाटकों, चित्रकारी आदि पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इसमें संगीत, नृत्य, दृश्य कला और रंगमंच को भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, कला को समर्पित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। इसके क्षेत्रीय केंद्र प्रमुख कला या सांस्कृतिक स्थलों पर स्थापित होने चाहिए। तीसरा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के समान कला शिक्षा के लिए एक अखिल भारतीय विनियामक निकाय का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षा प्रणाली में कला को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जन अभियान चलाया जाना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि केरल और तमिलनाडु के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार के ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध को अमान्य घोषित कर दिया है। तो देखिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में महत्वपूर्ण संशोधनों को असंवैधानिक करार देते हुए उन्हें रद्द कर दिया है। यह संशोधन ऑनलाइन गैम्बलिंग सहित राज्य में सभी प्रकार की गैम्बलिंग, जो जुआ होता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने से संबंधित थे। इस अधिनियम में गेमिंग की परिभाषा में कौशल के खेल को संयोग के खेल, गेम्स ऑफ चांस के साथ जोड़ दिया गया था। इसी आधार पर इस अधिनियम को चुनौती दी गई थी। एक खेल को कौशल का खेल तब कहा जाता है जब एक खिलाड़ी एक कौशल को सीखने, अभ्यास करने, उसे बढ़ाने में अपना समय लगाता है। कौशल के खेल गैम्बलिंग के दायरे से बाहर है। दूसरी ओर संयोग के खेल को गैम्बलिंग माना जाता है। ये खेल भाग्य और अनिश्चितता जैसे कारकों पर अधिक निर्भर करते हैं। ऑनलाइन गेम उन खेलों को संदर्भित करते हैं जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर नेटवर्क पर खेले जाते हैं। ये गेम अक्सर इंटरनेट पर खेले जाते हैं। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के अनुसार भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का मूल्य वर्ष 2023 तक 15,500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। वहीं वर्ष 2019 के एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की दूसरी सर्वाधिक संख्या कहां पे है? भारत में है। ऑनलाइन गेमर्स की बढ़ती संख्या के पीछे रीजन क्या है? तो स्मार्टफोन तक बेहतर पहुंच और इंटरनेट डेटा की कम कीमत। दूसरा, ऑनलाइन गेमिंग के लिए सामाजिक कलंक की धारणा और प्रतिरोध धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तीसरा, महामारी के कारण विद्यालयों का लंबे समय तक बंद रहना भी एक कारक है। चिंताएं भी इससे संबंधित है, जिससे ऑनलाइन गेमिंग शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक हानि का कारण बनती है। यह नींद, भूख, कैरियर और सामाजिक जीवनाचार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। अब जो सुर्खियों में चीजें रही उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूंजी स्कीम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यह होता क्या है? तो यह स्कीम या योजना एक कपटपूर्ण निवेश घोटाला है। इसमें निवेशकों को कम जोखिम के साथ उच्च दर के लाभ या रिटर्न का आश्वासन दिया जाता है। पूंजी स्कीम, यह नाम जो है वर्ष 1920 में चार्ल्स पोंची नामक एक ठग के नाम पर रखा गया था। यह स्कीम नए निवेश के निरंतर प्रवाह पर निर्भर है। इसी नए निवेश के माध्यम से यह पुराने निवेशकों को रिटर्न प्रदान करना जारी रखता है। यह एक पिरामिड स्कीम के समान होता है। पिरामिड स्कीम के समान होता है। दोनों तरह की स्कीम में पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों के धन का उपयोग किया जाता है। देखिए, वर्ष 2019 में संसद ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 को पारित किया था। इसका उद्देश्य एक तंत्र के माध्यम से निर्धन जमाकर्ताओं या निवेशकों को पूंजी योजनाओं से बचाना है। आगे चलते हैं जापानी औद्योगिक टाउनशिप के बारे में। तो देखिए, जापानी औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना भारत जापान निवेश और व्यापार संवर्धन तथा एशिया प्रशांत आर्थिक एकीकरण के लिए कार्रवाई एजेंडा के तहत की गई थी। इस पर अप्रैल 2015 में मेटी, जो कि जापान का तथा भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, तत्कालीन DPIT कहलाता था, इसने हस्ताक्षर किए थे। इसका लक्ष्य देश भर में जापान औद्योगिक टाउनशिप का निर्माण करके भारत में जापानी निवेश को बढ़ाना है। यह निवेश विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा और चेन्नई, बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य जापानी कंपनियों के लिए अनुदान सहायता, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, आवासीय समूहों और विशेष प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी पूरे भारत में देश केंद्रित समर्पित औद्योगिक टाउनशिप स्थापित होने जा रही है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NH के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटी, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के लाभार्थी डेटाबेस को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ एकीकृत करने का कार्य कर रहा है। इससे लाभार्थी अपने राशन कार्ड नंबर का उपयोग करके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपनी पात्रता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में बात करें तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसे पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है। यह भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र बनाने के लिए रणनीति तैयार करने तथा तकनीकी अवसंरचना का निर्माण करने की भूमिका भी सौंपी गई है। आगे बात कर लेते हैं, इसरो ने 2 लघु उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C
52 के माध्यम से 2 लघु उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। कौन से? इंस्पायर सेट 1। यह उपग्रह को इंस्पायर सेट 1 उपग्रह को आयनमंडल की गतिकी और सूर्य की कोरोनल हीटिंग प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया। इस उपग्रह का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान एवं अन्य संस्थानों ने मिलकर किया है। इस मिशन की कार्यावधि 1 वर्ष की है। यहां ध्यान रखिएगा, INS-2DT में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है। यह भूमि और जल की सतह के तापमान के आकलन में मदद कर सकता है और यह वनस्पति और तापीय जड़त्व दिन व रात के मानचित्रण में भी सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आधारित उपग्रह है तथा यह भारत भूटान संयुक्त उपग्रह का एक पूर्ववर्ती है। आगे चलते हैं, ये जो आपका INS-2DT है। आगे बात करते हैं हवाना सिंड्रोम की। तो देखिए, हवाना सिंड्रोम पर एक नई रिपोर्ट ने सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव्स पर आधारित हथियारों पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। हवाना सिंड्रोम एक रहस्यमय बीमारी है। इसने विश्व भर में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैकड़ों राजनयिकों और खुफिया अधिकारियों को पीड़ित किया है। हवाना सिंड्रोम के बारे में, यह कई मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों को संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनना, जी में चलना, चक्कर आना, सिरदर्द, स्मृति लोप और शारीरिक संतुलन से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। इसे पहली बार वर्ष 2016 में क्यूबा में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों में रिपोर्ट किया गया था, इसीलिए इसे हवाना सिंड्रोम कहते हैं। अगला है लासा बुखार के बारे में। तो लासा बुखार एक पशुजनित या जूनोटिक रोग है जो कि जानवर से फैलता है। यह लासा वायरस से के कारण होता है। यह वायरस पहली बार वर्ष 1969 में नाइजीरिया में खोजा गया था। यह सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में स्थानिक है, एंडेमिक रोग है ये। इसके लक्षणों में रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, चेहरे की सूजन, सीने में दर्द आदि शामिल है। यह संक्रमित चूहों के माध्यम से फैलता है। इसके एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ के सीधे संपर्क से फैलने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, यह डायरेक्टली नहीं फैलता है। रिबाविरिन एक एंटीवायरल दवा है। इसका उपयोग लासा बुखार के उपचार में किया जाता है। यह दवा शरीर में जल की आवश्यक मात्रा, ऑक्सीजन की स्तर आदि को बनाए रखने में सहायक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मेडारम यात्रा के बारे में। देखिए, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मेडारम यात्रा के लिए 2.26 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की है। कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे तेलंगाना के जनजातीय समुदाय द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह तेलंगाना सरकार के सहयोग से कोया जनजातियों द्वारा द्विवार्षिक रूप से मनाया और आयोजित किया जाता है। इस त्यौहार पर कोई वैदिक या ब्राह्मणिक प्रभाव नहीं है। इसके तहत अनुष्ठानों के एक भाग के रूप में जमपन्ना वागू नदी की पूजा की जाती है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है तथा यह मेला जनजातियों को उनकी विशिष्ट जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने में सहयोग करता है। इसे शमक्का सरलम्मा यात्रा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका यात्रा मेला कहाँ पे होता है? तेलंगाना में। द्विवार्षिक है, 2 वर्ष पे होता है ये। आगे चलते हैं, कुछ चर्चित व्यक्तित्व के बारे में बात कर लें तो सरोजिनी नायडू के बारे में। 13 फरवरी, जिसको राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, को भारत में सरोजिनी नायडू की 143वीं जयंती मनाई गई थी। 143। उन्हें भारत में या भारत की नाइटिंगेल और भारत कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। वह स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रमुख महिला थी। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में ये वर्ष 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कानपुर में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी और ये पहली भारतीय महिला थी। डोमिनियन राज्य भारत में राज्यपाल का पद ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, संयुक्त प्रांत की, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी। 1927 में उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की थी तथा उन्होंने एक नाटक माहेर मुनीर, जो कि फारसी में थी, ये लिखी थी। उन्होंने एक कविता द ब्रोकन विंग की रचना की थी। इस कविता को उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया था। व्यक्तिगत गुण की बात करें, वह राष्ट्रवादी, नारी मताधिकार को अधिक लोगों तक, विशेष रूप से महिलाओं तक विस्तारित करने का समर्थन करने वाला व्यक्ति को नारी मताधिकारवादी कहते हैं। वह बुद्धिजीवी महिला थी। उन्होंने खादी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया था। अगला है पार्वती गिरी के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म 10 जनवरी 1926 को हुआ था। इनकी मृत्यु 17 अगस्त 1995 को हुआ था। सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक जारी की है। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। इसमें ओडिशा की सबसे प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक पार्वती गिरी का भी उल्लेख है। पार्वती गिरी के बारे में बात करें तो इन्हें पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा के रूप में जाना जाता है। यह एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। इनके योगदान की बात करें तो वह महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आह्वान के बाद इस आंदोलन में सबसे आगे रहने वाली महिलाओं में से एक थी। उन्होंने भूदान आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था। इनके मूल्यों की बात करें तो अहिंसा, आत्मनिर्भरता, गरीबों के प्रति दया इत्यादि इनके मूल्य थे।
सम्मान की बात करें कौन सम्मान दिया गया है, तो उड़ीसा सरकार ने उनके सम्मान में पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना नामक एक सिंचाई योजना की शुरुआत की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको यहाँ पर हम लोग देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।